CH39 reborn in villainous body। हाय हेलो नमस्ते। प्लीज गाइस मेरे सेकंड चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कर दो प्लीज। चैनल का लिंक कमेंट में है। अगर 21 तक 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो लॉन्ग एपिसोड दूंगी सारे स्टोरी का। अब बढ़ते हैं स्टोरी कई तरफ। नील बाइक सुन एकदम से अरहान से बोला, भाई आपको तो इन सब का शौक नहीं था हम। अरहान उसकी बात सुन चाबी देखते हुए बोला, मेरे लिए नहीं है ये। नील एकदम से चहकते हुए बोला, तो ये मेरे लिए है भाई। ओह भाई आप कितने अच्छे हैं, मेरा सपना पूरा कर दिया, मुझे बाइक दिला दी भाई, आई लव यू भाई। ये बोल वो अरहान का गाल चूम लेता है। अरहान उसकी बात पर खिलखिला देता है और बोला, ये तेरे लिए भी नहीं है। नील का अरहान की बात सुन मुंह ऐसा हो गया जैसे किसी छोटे बच्चे से उसकी फेवरेट टॉफी छीन ली हो। वो नौटंकी करते हुए बोला, ऐसा नहीं चलेगा भाई। वो अरिजात जी से लिपट कर बोला, देखो पापा आप ये लोग मुझे बाइक नहीं दिला रहे, आप ही दिला दो। अरिताज ने उसे साइड से घुरा और बोला, जा पहले निकेश से परमिशन ले, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो वो ज्यादा हक रखता है तुझ पर। अगर मैंने तुझे बाइक दिलाई ना तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेगा, जैसे तो बिना बताए ट्रिप पर निकल गया था। निकेश का नाम सुन नील मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आप जल रहे हो क्योंकि भाई मुझे आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। तभी वहां पर निकेश आ गया। वो बोला, क्या हो रहा है? अभी कोई कुछ बोलता इससे पहले सावी जी बोली, ये तेरे लाडले भाई को बाइक चाहिए, दिला उसे। निकेश ने उनकी ओर देखा, फिर घूर कर नील को देखा जो अरिताज जी की ओट में छिप गया था। अभी कोई बता नहीं सकता कि ये वही नील ओबेरॉय है जो अपनी तीखी नजरों से किसी को एक बार देख ले तो कोई भी खड़े खड़े कांप जाता, मानो उन्होंने डेविल, जल्लाद और यमराज तीनों को एक साथ देख लिए हो। नील ओबेरॉय के नाम है जो बाहर के लोग और अंडरवर्ल्ड के लोग कांपते हैं, क्योंकि नील ओबेरॉय एसआर का बहुत खास इंसान है, ये सब जानते हैं। अगर वो अभी रुद्र का ये बच्चों वाला रूप देखते तो शायद उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाता या फिर सदमा लग जाता है, क्योंकि जो आदमी किसी भी डील में या मीटिंग में सिर्फ नपे तुले शब्द बोलता और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए बैठे रहता, वो अभी इतना बोल रहा है और हंस भी रहा है। खैर नील की बात बाद में, पहले बाइक पर आते हैं। ऐसा नहीं था कि निकेश नील पर कोई रोक टोक लगा रहा था, वो बस नील को सुरक्षित रखना चाहता था। वो जानता था कि नील को उसकी क्या किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो उसके लिए पॉसेसिव था, क्योंकि उसने ही तो एक तरह से नील को पाला, यह कहा जा सकता है। वो नील से बहुत प्यार करता है, उसके लिए अभी भी नील छोटा सा है, भले ही वो 2 साल उससे छोटा है। नील ने निकेश को देखा जो अभी भी उसे घूर रहा था, तो वो अपने दांत दिखा देता है, बाकी सब उसकी ये बचकानी हरकतें देख रहे थे। वही निकेश बोला, क्यों चाहिए तुझे बाइक? नील बच्चों की तरह हाथ पैर पटकते हुए बोला, भाई मेरे सभी दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए प्लीज ना भाई। निकेश बोला, रुचि के पास तो नहीं है। नील बोला, क्योंकि उसे बाइक से ज्यादा कार पसंद है, वो उसके पास ऑलरेडी है, प्लीज भाई मुझे भी बाइक पर कॉलेज जाना है। निकेश बोला, बिल्कुल भी नहीं, तो मेरे साथ ही कॉलेज जाएगा, बस बात खत्म। नील बोला, पर भाई। अभी वो आगे बोलता कि आरवी अरहान को आवाज देते हुए घर में घुसती है, अरहान भाइयों कहाँ है आप? नील बुरा सा मुंह बनाकर बोला, लो इसी की कमी थी। इतना बोल वो पीछे घूमता है तो आरवी दरवाजे से अंदर आ रही थी। वो उसे देखता ही रह गया, उसकी नजर उसके गाल पर जा रही थी, जहां उसके बालों की 2 लटें बार बार हल्के से उसके गालों को चूम रही थी। आरवी का ध्यान नहीं था किसी पर, वो फोन में देखते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं नील के दिल की धड़कनें जोर जोर से आवाज करने लगी, इतनी कि उसकी आवाज पास में बैठे अरिताज जी को सुनाई दी गई। वो नील को देखते हैं तो आवे को ऐसे देख रहा था मानो उस पर आरवी का नशा छा रहा था। अरिताज जी बोले, नील क्या हुआ तेरे दिल की धड़कन? अभी वो आगे बोलते कि नील हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं। ये बोल वो अपने सीने सहलाते हुए अपनी धड़कनों पर काबू पाने लगा।
अरिताज जी ने आगे कुछ नहीं कहा, पर कोई था जिसकी आंखें उन पर थी और उनकी आंखें चमक उठी थी ये देख। वही आरवी ने फोन से चेहरा ना निकाल एक बार फिर अरहान को आवाज लगा दी तो नील चिढ़ते हुए बोला, फोन से चेहरा बाहर निकाल कर देखो, अंधे लोग यही बैठे हैं ऐसा, या फिर सबको भूत समझा है। नील की आवाज आरवी के कानों में गई तो उसने नजरें उठाकर रनील को देखा जो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठा उसे ही घूर रहा था। आरवी ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा, उसके बाद उसे इग्नोर करते हुए वो सीधा अरहान के पास गई और उसे गले लगा लिया। नील बोला, ओ हेलो, हम सब भी यहाँ बैठे हैं ना, हाई ना हेलो, सीधा इग्नोर कर दिया। आरवी इस बार बोली, तुम्ही ने अभी कहा ना कि तुम भूत हो इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिए, ये बोल उसने नील को टेढ़ी स्माइल पास कर दी। नील का मुंह खुल गया और बाकी सबको हंसी आ गई। वही आरवी ने ये सब ध्यान ना देते हुए बोली, भाइयों मेरी बाइक। अरहान बोला, आ गई है, ये ले चाबी। ये बोल उसने बाइक की चाबी आरवी के हाथों में पकड़ा दी। आरवी चाबी को देख खुशी से उछलते हुए बोली, ओह भाई थैंक यू सो मच, मुझे तो लगा था शहर के साथ अपनी बाइक भी वही छोड़नी पड़ेगी। अरहान उसे गले लगाते हुए बोला, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बाकी सब भी आरवी को ऐसे उछालते देख खुश हो रहे थे, वही नील का मुंह और फुल जाता है। आरवी को देख नील बोला, ये गलत बात है भाई, आपने इस जंगली बिल्ली को बाइक दी और मुझे नहीं, मुझे भी चाहिए। नील अरहान को देखते हुए ये सब कह रहा था तो अरहान ने निकेश की तरफ इशारा कर दिया। निकेश ने तुरंत ना में सिर हिला दिया तो नील का मुंह बन गया। वही आरवी उसके बने मुंह को देख हंसने लगी। उसे हंसते देख नील चिढ़ते हुए बोला, इसमें हंसने वाली क्या बात है? आरवी उसे देख बोली, तुम्हें देख कौन कह सकता है कि तुम नील ओबेरॉय हो? अभी तुम बिल्कुल उस 5 साल वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो जिसके पेरेंट्स उसे कोई खिलौना नहीं दिला रहे। ये बोल वो हंसने लगी। इस बार अरिताज जी ने भी उसका साथ दिया हंसने में। नील उन दोनों को हंसता देख और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो निकेश के पास जाके बोला, भाई दिला दो ना बाइक। निकेश उसे बाइक के लिए इतना डिस्पेरेट होते देख बोला, ठीक है दिला दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बाइक दिलाने के नाम से ही नील इतना खुश हो गया कि वो बोला, मुझे सब मंजूर है, बस बाइक दिला दो। निकेश बोला, जब मैं कॉलेज ना आऊं तभी तुम कॉलेज बाइक लेके जाओगे। नील बोला, भाई ये क्या बात हुई, आप तो हर रोज जाते हो कॉलेज, ये गलत बात है। जब बाइक चलाने ही नहीं देनी तो लाके क्या फायदा? निकेश बोला, ठीक है फिर नहीं लाते। नील बोला, नहीं चाहिए मुझे मंजूर है, जब आप कॉलेज नहीं जाएंगे तभी बाइक लेके जाऊंगा बस। निकेश उसकी बात पर मुस्कुराने लगता है तो नील मुंह फुलाकर बोला, आप बहुत बुरे हो भाई। वही आरवी एक बार फिर हंस देती है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। CH40 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। आरवी और अरिताज जी के खुद पर हंसने पर नील और चिढ़ जाता है। अभी वो कुछ बोलता कि आरवी का फोन बजने लगा। आरवी ने देखा तो आरुषि का फोन था। वो सबको बाई बोल बाहर की ओर चल पड़ी, पर जाते हुए फोन उठाकर बोली, हाँ बोल। आरुषि ने कहा, आ रही है ना, तो तेरी बाइक आ गई। आरवी उसकी बात सुन चाबी अपने हाथों में घुमाते हुए बोली, हाँ आ गई बाइक, तुम लोग मेरा वेट करना, वही जहाँ पर हमने कल कहा था मैं वहीं पहुंच जाऊंगी। आरुषि बोली, कब तक निकलना है? आरवी ने टाइम देखा और बोली, आधे घंटे में निकलते हैं। उसकी बात सुन आरुषि में ठीक है कहा और फोन रख दिया। आरवी के जाते ही नील भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद आरवी बाइक चाबी लेकर रायजादा मेंशन से बाहर निकल रही थी कि तभी उसकी नजर राधिका और रुचि पर गई, जो वहीं बाहर खड़ी होकर शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वो उन लोगों के पास गई और बोली, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो गए नहीं क्या? राधिका बोली, निकेश आ रहे हैं। आरवी बोली, ओह तो मंगेतर के साथ जाने का प्लान है। राधिका बोली, दरअसल हम सभी साथ ही जाते हैं कॉलेज, इसलिए हमने तुमसे भी कहा था, पर तुमने कहा कि तुम बाइक पर जाओगी इसलिए। रुचि बोली,
और नहीं तो क्या हमारे साथ आती तो मजा आता। आरवी बोली, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ओके बाय। ये बोल वो पार्किंग से अपनी बाइक ले आई। वो रुचि से बोली, तुम तो चलो मेरे साथ। रुचि बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बाइक राइडिंग बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे डर लगता है। आरवी मुंह बनाकर बोली, तुम ना इस दुनिया की ही नहीं हो, कोई और ग्रह से हो आप। रुचि ने अपनी आंखें घुमा दी तो आरवी और राधिका खिलखिला उठी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि निकेश की कार वहां ठीक उनके सामने आके रुकती है और आरवी को देखकर निकेश के साथ नील भी बाहर निकल जाता है। निकेश ने आरवी को देख कहा, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? आरवी बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस बंद डिब्बे में नहीं जाना आज कॉलेज के पहले दिन। नील बोला, ओ हेलो, तुम मेरी लेटेस्ट मॉडल की कार को डब्बा कैसे कह सकती हो? आरवी बोली, जीजू आप अपने भाई से कह दो, ठीक है, बीच में ना बोले, अगर मैं बोलूंगी ना तो ये सुन नहीं पाएगा। नील भी उसे चिढ़ते हुए बोला, ओ भैया की साली साहिबा, पहले सुनाओ तो सही, उसके बाद मैं बताऊंगा कि नील ओबेरॉय किसका नाम है। आरवी बोली, किसका नाम है? नील बोला, यार तुम इतनी इरिटेटिंग क्यों हो? आरवी बोली, क्योंकि अभी यहाँ पर तुम हो, बाकी सबके लिए मैं बहुत एंटरटेनिंग हूँ, जीजू के भाई। उनकी लड़ाई ऐसे ही बढ़ती अगर निकेश ने बीच में पड़कर उन्हें नहीं रोका होता। निकेश बोला, बस अब बहुत हुआ, दोनों को एक पल नहीं लगता लड़ने के लिए। आरवी रुद्र की तरफ पॉइंट कर बोली, जीजू शुरुआत यही करता है। नील बोला, अच्छा, और तुम तो बड़ी सीधी हो। निकेश बोला, बस अब ठीक। आरवी बोली, जीजू आप कह रहे हैं ना, तभी चुप होती हूँ, वरना इसको दिखा देती कि मैं क्या कर सकती हूँ। निकेश ने ना में सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, मैं मान गया। आरवी ने अपने दांत दिखा दिए। वो बोली, ठीक है, अब मैं जाती हूँ, आज लेट नहीं होना है, मेरा पहला दिन है ना। ये बोल उसने बाइक स्टार्ट कर दी और नील को चिढ़ाते हुए वहां से चली गई। वही उसे ऐसे देख नील मुंह बनाकर उसकी एक्टिंग करता है तो बाकी तीनों हंस देते हैं। उसके बाद वो चारों भी चले जाते हैं कॉलेज के लिए। एसपी यूनिवर्सिटी ना सिर्फ मुंबई की बल्कि इंडिया की भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ टोटली सब कोर्स अवेलेबल है, इसलिए सबकी पहली प्रेफरेंस यही होती है। और हर साल एक कोर्स लगभग 100 लोगों का एडमिशन होता है और इससे पहले सबका एक एंट्रेंस टेस्ट होता जिसके मार्क्स और उनकी मार्कशीट के मार्क्स मिलाकर लगभग 75% के ऊपर आएंगे तो उन्हें यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटी को फीस भरने में कैपेबल नहीं और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर यहाँ एडमिशन के लिए आ गए तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है उतनी जितने % उनके मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, और अगले साल से उन्हें स्कॉलरशिप एग्जाम देनी पड़ती है। ये यूनिवर्सिटी परवीर दादाजी और कृष्णकांत दादाजी दोनों ने मिलकर शुरू की थी। तब वो छोटे पैमाने पर थी और सिर्फ एक छोटी कॉलेज पर। अभी वो इतनी बड़ी हो गई है कि इसकी ब्रांच इंडिया के सभी बड़े शहर में है और अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है कि ये कॉलेज की ब्रांच अब छोटे शहरों में भी खुलेगी। अभी के लिए वापस हम इस कॉलेज पर वापस आते हैं। आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी कॉलेज में, नए चेहरों के साथ पुराने चेहरे भी देखने को मिल रहे थे। काफी चहल पहल हो रही थी कॉलेज के कैंपस में। पुराने लोग अपने पुराने दोस्तों से 1 महीने बाद मिल खुश थे तो वही नए लोग जिनके कोई दोस्त नहीं थे अभी वो कॉलेज को देखने में बिजी थे। अब कॉलेज था ही ऐसा बड़ा और किसी ड्रीम कॉलेज की तरह सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पर। कुछ सीनियर जूनियर से मेल जोल मिला रहे थे ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए तो वही कुछ बदमाश और नाकारा स्टूडेंट सीनियर जूनियर को इंट्रोडक्शन के नाम पर उनकी रैगिंग ले रहे थे। वैसे तो यहाँ पर रैगिंग इलीगल थी पर कुछ लोग नहीं सुधरते हैं, कहते हैं ना यहाँ ये सब छुप कर करते हैं। सब कुछ सही जा रहा था कि आरवी और उनके दोस्त एंट्री लेते हैं बाइक पर कॉलेज कैंपस में और सबकी नजरें उन पर चली जाती है। जूनियर के साथ सीनियर की आंखों में भी वो लोग आ जाते हैं। वो लोग पार्किंग में अपनी बाइक्स को पार्क करके अपने कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ जाने वाले थे कि तभी उन्हें जो सीनियर ग्रुप सबकी रैगिंग ले रहा था वो आवाज देकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। आरवी अपने दोस्तों को देखती है।
जो मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला देते हैं और वो लोग उस और बढ़ जाते हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। CH41 रिबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते गाइस, अगर लॉन्ग एपिसोड चाहिए तो सेकंड चैनल का 1000 सब्सक्राइबर करा दो। अब आगे। यूनिवर्सिटी में आज आरवी और उसके दोस्तों का पहला दिन था। वो लोग अपने क्लास की तरफ जा ही रहे थे कि कुछ सीनियर्स जो इंट्रोडक्शन के नाम पर सबकी रैगिंग कर रहे थे। आरवी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो बोली, लगता है कॉलेज का पहला दिन काफी एक्साइटेड होगा, है ना? उसकी बात सुन उसके दोस्त हंसने लगते, फिर अचानक से उन्होंने अपने एक्सप्रेशन ऐसे कर लिए जैसे उनको सीनियर के बुलाने पर काफी डर लग रहा हो और वो काफी शांत और सीधे सादे हो। वो लोग धीरे धीरे सबकी नजरों के सामने से उन सीनियर्स की ओर बढ़ रहे थे। सीनियर्स के ग्रुप में 3 लड़कियां थी और 4 लड़के। ये पूरी कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर बदनाम ग्रुप था, क्योंकि इनका ग्रुप लीडर यहाँ के एक पॉलिटिशियन का बेटा था और उसके साथ जो लड़की थी वो कॉलेज की पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, जो दिखने में तो खूबसूरत थी, हाँ काफी खूबसूरत थी, भले ही किरदार कोमोलिका का क्यों ना कर रही हो। ये मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन की बेटी सारा दत्ता थी, जिन्हें अपने बाप के पैसों का घमंड था और एक ही औलाद होने की वजह से इनके पापा ने इन्हें पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। अब इस ग्रुप का इंट्रो देते हैं। जिन नाचीज ने आरवी को आवाज दी थी वो है श्रुति, सारा की चमची, और सारा की दूसरी चमची राशि। दोनों ने सारा से इसलिए दोस्ती रखी है ताकि इस दोस्ती से उनके परिवार को कुछ फायदा हो सके, पर सारा इन्हें अपना दोस्त नहीं मानती, बाप के पैसों के घमंड में चूर। अब आते हैं लड़कों पर। पॉलिटिशियन का बेटा लोकेश भट्ट और उसके 3 आवारा दोस्त, जिनके पिताश्री उसके पिता की पार्टी के सदस्य हैं, आशिफ, अमर, समर। ये 4 दोस्त और 3 लड़कियां, ये सब एक दूसरे के साथ बस अपने अपने फायदे के लिए है और ये सब भी जानते हैं ये बात। आरवी और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो आशिफ बोला, ओ ये पुरानी फिल्मों के स्टार स्लो मोशन में नहीं आना था, जल्दी आओ, ठीक है? आरवी और उसके दोस्त जल्दी से उस ओर चले गए। लोकेश उन 6 लोगों को देखता है और बोला, ओ ये जल्दी से अपना इंट्रो दो जूनियर्स। सिया शर्माने का नाटक करते हुए बोली, जी हमारा नाम सिया है और मैं आरुषि। आरुषि ने उन्हें एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा। मैं मयंक। मयंक ने नॉर्मली कहा। मैं अनय। अनय ने सारा की तरफ एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा, जिस पर सारा बुरी तरह से ब्लश करने लगी तो लोकेश अनय को घूर कर देखता है। उसके बाद ऋषित बोला, मैं ऋषित, उसने आंख मारते हुए कहा। उसके बाद सबकी नजर आरवी की तरफ मुड़ी तो आरवी डरने का नाटक करते हुए बोली, जी मेरा नाम आरवी है। लोकेश उसे देख बोला, तो तुम इतना डर क्यों रही हो, हम खा थोड़ी ना जाएंगे। लोकेश के ऐसा बोलने पर सब हंसने लगे। तभी सारा आगे आई और आरवी को घूरते हुए देख बोली, खूबसूरत तो तुम बहुत हो, पर मुझे तुम डरी हुई लग रही हो, क्या हमसे डर रही हो? आरवी अपना सिर नीचे कर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, डरना तो पड़ेगा ना, आप लोग सीनियर है हमारे। सारा उसके गाल थपथपाते हुए बोली, गुड, मुझे तुम समझदार लगती है, आई लाइक योर बिहेवियर। वहीं खुद को हाथ लगाए जाने पर उसकी आंखें सर्द हो जाती है, उसके हाथ की मुट्ठियां कस जाती है, पर उसकी आंखें नीचे थी इसलिए किसी ने उसकी सर्द आंखें नहीं दिखी, पर उसके दोस्तों को पता चल गया था। मयंक जो इसके साइड खड़ा था वो हल्के से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये समर ने नोटिस कर लिया। वो आरवी के पास जाके उसके गाल खींचते हुए बोला, ओ छोटू बच्चे को डर लग रहा है। आरवी को गुस्सा आ रहा था, ये उसके दोस्तों को महसूस हो रहा था, इसलिए मयंक समर को 2 कदम पीछे कर बोला, क्या आप थोड़ा दूर से बात करेंगे? सॉरी, वो अनु को पसंद नहीं किसी का उसको छूना। समर बोला, क्या ऐसा है? पर मैं तो बस छोटू से बेबी के साथ खेल रहा था, ये कितनी क्यूट है। समर की बात सुन आरवी के दोस्तों ने मन ही मन अपना सिर फोड़ लिया। वो अपने मन में बोले, यार क्यों इस शांत बेबी को उकसा रहे हो? ये शांत बेबी किसी भी वक्त बेबी मॉन्स्टर
में बदल जाएगी बेवकूफ लोग, फिर ये सबको परेशान करेगी। वही आरवी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, पर तुरंत ही वो उसे छिपा लेती है, इसलिए किसी की भी नजर नहीं गई उस पर। आरवी बोली, जी मैं ये पूछना चाहती थी कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारे लायक कुछ सेवा। लोकेश बोला, हाँ अब इंट्रो तो हो गया, पर अब हमें एंटरटेन करना पड़ेगा ना, तभी कॉलेज में एंट्री होगी ना तुम लोगों की। सिया बोली, यू मीन टू से रेगिंग। समर बोला, नहीं हमने कहा ना एंटरटेनमेंट है, ये एक तरह का रेगिंग नहीं, रेगिंग तो यहाँ पर बैन है। ऋषित बोला, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोकेश कुछ सोच ऋषित से बोला, तुम डांस करके दिखाओ। ऋषित बोला, पर मुझे डांस नहीं आता। वो क्या है ना, जब भी मैं डांस करता हूँ तो मैं तो एंजॉय करता हूँ, पर आसपास वालों के लिए ये सजा हो जाती है। आरुषि बोली, हाँ सर ये सच बोल रहा है, इससे डांस ना करवाओ वरना ये यहाँ किसी को खड़ा नहीं रहने देगा। पर वो ग्रुप उनकी बात नहीं मानता और ऋषित को डांस करने के लिए कहता है, तो ऋषित बोला, ठीक फिर बाद मैं कुछ भी हूँ, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उसकी बात सुन सारा बोली, ठीक है तुम शुरू करो ना। ऋषित ने अपने दोस्तों को आंख मारी और डांस करना शुरू दिया, पर उसने पैर चलाए 90 डिग्री। पैर को उसने उठाया जिसे उसका पैर काफी जोर से आशिफ के पेट में लगा, जिससे वो लड़खड़ा गया। फिर तो ऋषित डांस कम और चारों लड़कों को पीट ज्यादा रहा था। फिर 3 लड़कियों की बारी, उसने उन तीनों को अपने तरफ घुमा घुमा कर डांस करवाया। अब चक्कर की वजह से वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बाकी सब उनकी इस हालत पर हंस रहे थे। करीब 5 मिनट उनका ये डांस चला, पर बाद में लोकेश ने उसे पीछे से बड़ी मुश्किल से पकड़ बोला, बस इतना ठीक है। ऋषित अपने आप को छुड़ा कर बोला, तो आप एंटरटेन हुए या और करूँ ये बोल वो अपना हाथ हवा में लहराने वाला था ही कि लोकेश डर से उसका हाथ पकड़ बोला, नहीं बस तुमने बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया, अब दूसरों की बारी भी आने दो। ऋषित हाँ में सिर हिलाकर पीछे हो गया। समर आरुषि के पास आके बोला, तुम गाना गाओ। आरुषि बोली, पर मुझे गाना नहीं आता, आप कहो तो मैं डांस कर दूं। डांस का नाम सुन सारा एकदम से बोली, नहीं तुम गाना ही गाओ। आरुषि बोली, ठीक है, ये बोल उसने सुर छेड़ने शुरू कर दिए। आ पर जैसे ही उसने शुरू किया सबने आप में कान ढक दिए, क्योंकि उसकी आवाज इतनी तीखी और बेसुरी थी कि सबके कानों में बुरी तरीके से दर्द कर दिया। सारा ने उसे चुप करा दिया। तभी लोकेश की नजर समाने से आ रहे कुछ लोगों पर जाती तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो आरवी के पास गया और बोला, अब अगला टास्क तुम करोगी मिस डरपोक। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।